Jai Hind everyone, my name is Yash Parmar and I welcome you all here on this video. Welcome to the complete chemistry for your upcoming Coast Guard exam. ठीक है, this will also help you in your CDS too. ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केमिस्ट्री पढ़ना। ठीक है, ओके। तो हम इस लेक्चर में क्या क्या कवर करेंगे? ठीक है, सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे सम इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स फॉर इन केमिस्ट्री। ठीक है, फिर हम कवर करेंगे इसके अंदर जो मेटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर। फिर हम करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स। देन वी विल डिस्कस अबाउट एसिड, बेसिस एंड salts. After that, we will learn some concepts about nuclear fusion and fission. ठीक है, और उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट केसेस पढ़ेंगे और इतने में हमारा ऑलमोस्ट जो है केमिस्ट्री वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक बेसिक हमने वो टू स्टडी। ठीक है, शुरू करते हैं सबसे पहले पढ़ना। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि केमिस्ट्री में क्या हुआ है, टाइम टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट हुए, है ना? और सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने क्या करें, सारे साइंटिस्ट ने क्या करा, अपने अपने हिसाब से कुछ रूल्स या कुछ, मैं बात करूं प्रिंसिपल्स, उन्होंने क्या करे वो निकालते गए टाइम टाइम पर, है ना? मॉडर्न मॉडर्न टाइम के हिसाब से कि अभी ये नहीं है, मतलब लगातार क्या चल रहा था। केमिस्ट्री या साइंस की मैं अगर बात करूं तो लगातार इनमें क्या चलते रहे, कुछ एक्सपेरिमेंट चलते रहे, जिससे हमें कुछ ना कुछ चीजें जो है पता लगती ही गई। ठीक है, तो फर्स्ट मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपका एटॉमिक प्रिंसिपल। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी। तो एटॉमिक थ्योरी क्या होती है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सर, सबसे पहले ये किसने दी थी? जॉन डेल्टन ने। ठीक है, जॉन डाल्टन ने आपका एक थ्योरी दी थी। ओके, ठीक है, इन 1800, ईयर आपको याद नहीं भी रहे तो कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि हम जो भी मैटर को देख रहे हैं, ठीक है, हम जिसको भी देख रहे हैं, जो भी मैटर की आप बात कर रहे हो, ये जो मैटर है, ये सर क्या एक्सट्रीम स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीम स्मॉल पार्टिकल्स, और इसी एक्सट्रीम स्मॉल पार्टिकल्स को इसने क्या नाम दिया? एटम। ठीक है, ये एटम एक लैटिन वर्ड था, है ना, जिसमें इसका मीनिंग क्या होता है? कैन नॉट बी कट। ठीक है, कि ऐसा मटेरियल जिसको और ज्यादा सिंपल सिंपल नहीं किया जा सकता, और ज्यादा तोड़ नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास लोहे की एक रॉड है, अब मैं इसको तोड़ रहा हूँ तोड़ रहा हूँ तोड़ रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल इतना छोटा इसका मॉलिक्यूल, मेरे पास क्या आ जाएगा, एक मॉलिक्यूल आ जाएगा बहुत ही छोटा। ठीक है, उसको भी मैं तोड़ दूंगा। तो अगर मैं इसको इतना तोड़ दूं कि सर आप इससे ज्यादा मैं इसको नहीं तोड़ सकता, है ना, जिसको हम नॉर्मल आई से भी नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप चाहिए। इतना छोटा अगर मैं इसके पीस कर दूंगा, तो वहां पर मुझे क्या मिल जाएगा? इसका एक एटम मिल जाएगा, जिसको हम नहीं तोड़ सकते। ठीक है क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक थ्योरी हो गई, फिर आया एक साइंटिस्ट जिसको बोला जाता है रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या करा, एक मिनट, ये आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम कर देगा उसमें। ठीक है, अब
किसी ने बोल दिया सर, जॉन डॉल्टन ने बोल दिया कि ना एक न्यूक्लियस होगा, सॉरी, आपका क्या होता है, एटम होता है। अब क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग हुए, ठीक है, और इन्होंने क्या करा, अब जैसे 1911 के, सॉरी 1911 के समथिंग, रदरफोर्ड ने क्या करा, मॉलिक्यूल को गौर से इन्होंने देखा, और इसके बाद इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने बोला कि जो भी आपका कोई भी मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, सॉरी मैं बात करता हूँ आपके कोई भी एटम होता है, तो एटम के अंदर जो उसका मोस्ट पार्ट होता है ना, वो खाली होता है। क्या होता है, जो मोस्ट पार्ट है वो क्या है, और उसका जो मास होता है वो उसके सेंटर पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट रहता है। उसके कहीं सेंटर पे, उसके अंदर किसी पॉइंट पर क्या होता है, उसका मास कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, ठीक है। ये किसने बोल दिया, आपके रदरफोर्ड ने। और इसी को रदरफोर्ड ने क्या बोला कि यहाँ जहां पर इसका मास, या फिर मैं बात करूँ इसके पॉजिटिव आयंस जहां पर भी क्या रहते हैं, आपका कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे, इसी पॉइंट को इसने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस बोल दिया, ठीक है क्या। इसी पॉइंट को इसने क्या बोला, रदरफोर्ड ने आपका न्यूक्लियस बोल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आगे आते हैं आपके, ठीक है, आगे आते हैं आपके, हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। अच्छा, इसके पहले एक दो साइंटिस्ट और कुछ आए थे, उनको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या हुआ था यहाँ, एटॉमिक थियरी में जॉन डाल्टन ने क्या बोला कि सर, जो एटम होता है उसको क्या होते हैं, फ्री स्टेट होती है ना, किसी भी एलिमेंट की सबसे फ्री स्टेट में क्या होते हैं, एटम होते हैं। लेकिन इस थियरी को रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट हो गई है, क्योंकि हमको पता है कि सर, एटम के अंदर कौन होते हैं, एटम के अंदर सर न्यूट्रॉन होता है आपका, सॉरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, तीनों होते हैं, और न्यूक्लियस भी होता है। तो इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर आपका रदरफोर्ड के बारे में मैं थोड़ा सा भी बाद में बात करूंगा, है ना, इसको मैं यहाँ पे थर्ड नंबर देता हूँ। सेकंड पे मैं बात करता हूँ सर, जे जे थॉमसन की, ठीक है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ जे जे थॉमसन। ये जे जे थॉमसन ने क्या करा, सर, ये जे जे थॉमसन ने एक वाटरमेलन लिया, ठीक है, और इस वाटरमेलन के अंदर इन्होंने बताया, ठीक है, ये इस तरह से इन्होंने वाटरमेलन लिया, और आपने देखा होगा कि वाटरमेलन के बीच में उसमें क्या होते हैं, बीच बीच में उसके बीज लगे होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो आपका एक वाटरमेलन अगर हम लेते हैं, इस वाटरमेलन में जो आपका रेड पार्ट है, ठीक है, जो आपका, अच्छा इसको मैं रेड से लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जो आपका रेड पार्ट है ना, रेड पार्ट क्या होता है, उसने बोला कि सर, जो रेड पार्ट है ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, जब मैं बात करूँ कि क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। और इसी प्रोटॉन में ये जो ब्लैक कलर के बीज हैं, इसी प्रोटॉन के अंदर ये जो ब्लैक कलर के बीज हैं, इसको इन्होंने बोला नेगेटिव चार्ज, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की, इसी के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या है, कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं बेचारे, ठीक है। अब ये साइंटिस्ट इन्होंने ये थियरी दे दी, इसके बाद रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने क्या करा, आपने देखा होगा, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए रदरफोर्ड फेमस है ना। ठीक है, अब देखो, जे जे थॉमसन ने बता दिया कि हाँ, चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, अलग अलग रहता है। लेकिन इन्होंने क्या करा, इसके पास, इनके पास जो जे जे थॉमसन थे, इनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि न्यूक्लियस कहाँ होगा। इन्होंने बता दिया कि सर, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये होता है। तो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने क्या करा, गोल्ड फॉइल ली, और उस पर अल्फा पार्टिकल्स की क्या कर दी, बॉम्बिंग कर दी। लगभग इन्होंने 20,000 से भी ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स को क्या करा, इस पे थ्रो करा। तो इन्होंने थ्रो करा, तो इन्होंने देखा सर, कुछ तो खाली सीधा निकल गए, है ना, उसके गो थ्रू हो गए। कुछ जो थे अल्फा पार्टिकल्स, वो अपने
पास से डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ इक्के दुक्के है ना, 20,000 में से एक दो ही क्या हो गए, पलट के वापस आए। तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने बोल दिया कि सर ऐसा नहीं है ना। इन्होंने क्या बोला फिर, कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, इनके बीच में कुछ खाली जगह होंगी, और इसके सेंटर पे, किसी भी एटम के सेंटर पे क्या होता है, एक भारी कोई थिंग है। इसी को हमने क्या बोल दिया सर, न्यूक्लियस बोल दिया, जहां पर इसका पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट रहता है, जहां से ये टकरा के वापस आए थे अल्फा पार्टिकल। और जहां से डिवेक्ट हुए थे वहां पे इलेक्ट्रॉन बता दी, जहां पे से सीधा निकल गए, कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, वहां पे इन्होंने बोल दिया कि खाली है। इस तरह से क्या हुआ, अलग अलग साइंटिस्ट आते गए, ठीक है। फिर आप क्या है, रदरफोर्ड के बाद आए आपके निल्स बोर, ठीक है। निल्स बोर ने क्या करा देखते हैं, जस्ट ओके। रदरफोर्ड के बाद कौन है आपके, निल्स बोर। इन्होंने बताया प्रॉपर क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं सर, अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं। इन्होंने क्या बताया, कि कोई भी अगर आपका एटम है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं, तो उसके आसपास उसकी एक क्या होती है, ऑर्बिट्स होती है। इन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, ठीक है। इन्होंने ये बताया। आगे बढ़ते हैं नेल्स बोर के बाद, फिर आपकी बात करते हैं हम वो पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल के लिए आपने एक नाम सुना होगा हमेशा, एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, रशियन साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है मेंडलीव, ठीक है। मेंडलीव ने क्या करा, ऑलमोस्ट 1869-70 की बात थी। इन्होंने क्या करा, एक पीरियोडिक टेबल को इन्होंने बनाने की कोशिश करी, कि चलो जितने भी ये एटम्स एलिमेंट्स मेरे पास रखे हुए हैं, इन्होंने पीरियोडिक टेबल को बनाने की कोशिश करी। अब इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई, और उन्होंने किस बेसिस पे बनाई, देखो टेबल बनाना मतलब इजी काम तो नहीं था उस टाइम पे, कि अरे इतने सारे एलिमेंट्स है, कैसे इनको अरेंज करेंगे ना, कैसे व्यवस्थित करा जाए। जैसे आजकल तो हम सीधा 1 2 3 उनके एटॉमिक नंबर पे बोल देते हैं, लेकिन उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज थी, है ना। तो इन्होंने क्या करा, कि सर जो भी प्रॉपर्टीज होती है मैटर की, एलिमेंट्स की, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करेंगी किस पर, उनके एटॉमिक मास पर। और क्या बोला, कि अगर मैं पीरियोडिक टेबल को अरेंज करता हूँ, तो एक लिमिटेड टाइम के बाद जो ये प्रॉपर्टीज होंगी वो अपने आप को रिपीट करेंगी, ठीक है, पीरियोडिकली रिपीट करेंगी, प्रॉपर्टीज विल बी पीरियोडिकली रिपीट देमसेल्फ। ये कहानी मेंडलिफ ने बताई, ठीक है। अब जब मेंडलिफ ने आपका पीरियोडिक टेबल बनाई थी, तब उनके पास ऑलमोस्ट कितने एलिमेंट्स, ध्यान रखना है, 63 एलिमेंट्स से उन्होंने टेबल बनाई थी। और उन्होंने ब्लैंक स्पेस छोड़ी थी फॉर फ्यूचर रेस्पेक्ट, ठीक है, कि फ्यूचर में कुछ नए एलिमेंट्स की आपका हो सकता है डिस्कवरी हो जाए। तो हमने इन्होंने क्या करा, मेंडलिफ ने जगह छोड़ दी। फिर आपके पास आते हैं मेंडलिफ के बाद जो हम अभी पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये जो है, ये किसने दी थी, तो साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोजले ने। ऑलमोस्ट आप मान के चलो 1913 से के टाइम पे उन्होंने क्या करा था, इसको दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। इन्होंने क्या बोला, कि सर जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सीधा डिपेंड करते होंगे एटॉमिक नंबर पर, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेंगी। और इसने अपनी पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल, सॉरी, ये वर्टिकल लाइंस हो जाएंगी, और हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, उन्होंने बनाई।
जो वर्टिकल थे इनको हमने क्या बोला? ग्रुप्स। ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी इनको हमने क्या बोला? पीरियड्स। ठीक है। अब जब आपका मोजले ने नई उनकी क्या बनाई, आपका पीरियोडिक टेबल बनाई, तो उसमें टोटल जो पीरियड्स थे, है ना, वो कितने थे? 7। और आपके अगर मैं बात करूं ग्रुप्स की, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 18 ग्रुप उसने देखे। ठीक है। ये कहानी आपको समझ में आई? अच्छा, एक कहानी और होती है, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और आया था जिसको बोलते हैं एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ये मैंने फिजिक्स में भी आप लोगों को पढ़ा है ना, केमिस्ट्री में भी एक बार मैं आपको बस रिवाइज करवा देता हूँ। क्या होता है सर? वी नीदर कैन क्रिएट एनर्जी, है ना, नीदर लिखना जरूरी है, नीदर, सॉरी, नीदर कैन क्रिएट नो डिस्ट्रॉय एनर्जी। हम क्या कर सकते हैं? ओनली चेंज इट्स फॉर्म। क्या कर सकते हैं उसका? सिर्फ उसको उसके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये जो दिया था, किसने दिया था? साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, जूलियस रॉबर्ट मेयर। ठीक है। इसीलिए ये जो जूलियस रॉबर्ट मेयर है, ध्यान रखना, जूलियस रॉबर्ट मेयर है, रॉबर्ट मेयर है, इनको फादर ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कहा जाता है। एनर्जी कंजर्वेशन के फादर इनको बोला जाता है जूलियस मेयर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे में थोड़ा सा आप लोगों को कुछ, जस्ट अ मिनट, ओके, ब्लैक से लिख देते हैं। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज जो कि केमिस्ट्री में होती हैं, ठीक है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली डिस्कवरी आती है आपके पास पीरियोडिक टेबल की। ठीक है। तो आप लोगों को पता है सर, पीरियोडिक टेबल की जो डिस्कवरी थी वो किसने करी थी? मेंडलीव ने। ठीक है। सेकंड होता है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो ये करी थी आपके मोजले ने। ठीक है क्या? ओके। थर्ड, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी थी प्रिस्ले। ठीक है। ऑक्सीजन के बाद हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो किसने करी थी? चैडविक। ठीक है। न्यूट्रॉन के बाद आता है आपका प्रोटॉन। ठीक है। तो जो प्रोटॉन की डिस्कवरी थी वो किसने करी थी? वो करी थी आपका गोल्ड स्टीन, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका एटॉमिक थियरी, मैंने बता दिया आपको, जॉन डाल्टन ने करी थी ना। उसके बाद आपका क्वांटम थियरी, क्वांटम थियरी दी थी आपका प्लांक ने। ठीक है। इसके बाद आपका आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी थी वो करी थी आपके साथ रदरफोर्ड ने। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्रोजन की डिस्कवरी करी थी आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैवेंडिश। ठीक है। इसके बाद आपका मैं बात करूं एक्सक्लूसिव थ्योरी, ये भी पूछा जाता है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या एक्सक्लूसिव थ्योरी, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये किसने करी थी? ये करी थी सर पाउली। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, रेडियो एक्टिविटी।
रेडियो एक्टिविटी की जो डिस्कवरी थी वो करी थी आपके हेनरी बेकेरल। हेनरी, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर मुझे याद आती है तो मैं बीच में बताऊंगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी के बाद में। अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, एटम हमने देखा क्या होता है सर। ठीक है, तो एटम क्या होता है, सबसे फ्री, जो कि सबसे फ्री स्टेट ऑफ एनी मैटर आपका क्या होता है, एटम होता है, जो कि अपने अकेले रहता है। एटम के तीन पार्ट होते हैं सर, एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है प्रोटॉन, और एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स, और सॉरी न्यूट्रॉन होते हैं। अभी आप इसको ऐसे समझो, ठीक है। अब समझना क्या होता है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इसके बाहर क्या करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस न्यूक्लियस की। इसकी बात करते हैं हम, न्यूक्लियस की, ठीक है। तो सर न्यूक्लियस की डिस्कवरी आपको पता है रदरफोर्ड ने करी थी, इसमें हम बार बार नहीं जाएंगे। इसी के आसपास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स राउंड क्या करते हैं, इसके चक्कर लगाते हैं, है ना, रिवॉल्व करते हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मिलते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करेंगे, आपका न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे। जबकि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं सर, न्यूक्लियस के बाहर आसपास चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात अगर मैं करता हूँ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको ध्यान रखना है सर, सबसे पहली बात की क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। कैसे होते हैं, जो कि नेगेटिव चार्ज होता है उनके ऊपर, ठीक है। ये क्या करते हैं सर, अपने एक ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। इतनी कहानी समझ में आई, ठीक है। इनकी डिस्कवरी किसने करी थी सर, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन के बाद आते हैं प्रोटॉन्स। ओके, क्या होते हैं सर, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे, ठीक है। प्रोटॉन्स आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये आपका न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं, इनसाइड न्यूक्लियस। और इनकी जो डिस्कवरी थी वो करी थी आपका गोल्ड स्टील, ठीक है। आप इसको याद रख सकते हो, पीजी, जी, ठीक है, पीजी आप लोग रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस मिलते हैं। सर देखो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है, प्रोटॉन की जो डिस्कवरी थी ना वो लगभग 1886 के समथिंग हो गई थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है ना वो 1897 में हुई थी, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोटॉन सबसे पहले आ गए थे, है ना। आप लोगों को इसीलिए हम लोग क्या करते हैं सर, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके फ्लो की डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे जब इलेक्ट्रिसिटी का लोगों ने जब साइंटिस्ट लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना, तब उनको इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता था। तब उनको सिर्फ किसके बारे में पता था, प्रोटॉन के बारे में, तो उन्होंने बोल दिया कि प्रोटॉन के फ्लो की डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन है। बाद में पता चला कि अरे सर गलत हो गया, प्रोटॉन तो कुछ नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को पार करवाते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, आपका न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो सर ध्यान रखना, ये क्या होते हैं, जीरो चार्ज पार्टिकल होते हैं, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ये खुद भी कहाँ मिलते हैं, आपका इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इसकी जो डिस्कवरी थी वो करी थी आपका जेम्स चैडविक ने, ठीक है क्या, यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई। चलो इसी से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका एटॉमिक नंबर,
ठीक है। क्या होता है सर ये एटॉमिक नंबर? हम इसको पढ़ते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी आपको एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर बोले तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये कौन होते हैं आपके? प्रोटो एटॉमिक नंबर होते हैं। दूसरी बात अगर मैं करूं यहां से आपका एटॉमिक मास, ये क्या चीज है देखते हैं। एटॉमिक मास आपका क्या होता है? सर देखो, कार्बन 12 आपका एक मॉलिक्यूल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये कार्बन 12 क्या होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे। कार्बन 12 के 1/12 पार्ट का, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट है कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी एटम कितना भारी है। बस यही कौन शो करता है? आपका एटॉमिक मास शो करता है कि कितने टाइम्स, कितना गुना वो भारी है। यही क्या होता है? आपका एटॉमिक मास होता है। क्लियर हुआ क्या? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका एक और डेफिनेशन यहाँ पर बहुत बार एग्जाम में आती है, जिसको बोलते हैं मास नंबर, है ना? क्या बोलते हैं? मास नंबर। ये क्या होता है? तो सर आपका मास नंबर में आपको ध्यान रखना है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम? आपका मास नंबर बोलते हैं। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई क्या? सॉरी, यहाँ तक कहानी समझ में आई? आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। पहले तो मुझे ये बताओ कि मैटर क्या होता है? ठीक है, तो ध्यान रखना, मैटर के बारे में आपको ध्यान रखना है, इसकी डेफिनेशन सबको पता है। एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? एयर, वाटर, आयरन, ये तीनों क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। किसके? मैटर के। ठीक है, आगे बढ़े। सर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब जो मैटर का क्लासिफिकेशन आपने करा है, ठीक है, वो हमने दो तरह से करा है। कैसे? एक होता है सर फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर? अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या करा है सर, इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करा है। एक होता है आपका सॉलिड, एक होता है आपका लिक्विड, एंड एक होता है आपका गैस। ठीक है, ये तीन बेसिक होते हैं। इनके बाद एक, अब आजकल जो है फिफ्थ स्टेट तक हम पहुंच चुके हैं, है ना? एक होती है प्लाज्मा और एक होता है बोसाइन। सॉरी, एक होता है आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, और अगर मैं बात करूं केमिकल क्लासिफिकेशन की, तो मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या करा है? मैटर को दो तरह से डिवाइड करा है केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब ये क्या होते हैं सर? तो देखो, फर्स्ट होता है आपका प्योर सब्सटेंस, और दूसरा होता है आपका मिक्सचर। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये प्योर सब्सटेंस को फिर हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा। ठीक है, ये प्योर सब्सटेंस को फिर हमने एक मिनट सॉरी। ठीक है, प्योर सब्सटेंस को फिर हमने
टू कैटेगरीज में डिवाइड करा है। फर्स्ट है आपका एलिमेंट, है ना। और दूसरा है आपका कंपाउंड। क्लियर। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इसको फिर हमने अलग अलग डिवाइड करा है थ्री कैटेगरीज में। ठीक है। फर्स्ट होता है आपका मेटल, सेकंड होता है आपका नॉन मेटल, एंड थर्ड होता है मेटलॉइड्स। ठीक है। कंपाउंड की बात मैं करता हूँ। ठीक है सर। कंपाउंड को मैंने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करा है? दो कैटेगरीज में। एक होते हैं कार्बनिक कंपाउंड और एक होते हैं आपके नॉन कार्बनिक कंपाउंड या ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मिक्सचर की। मिक्सचर को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है सर, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। ठीक है। ये सारी की सारी कहानी किसकी है? हमारे मेटर की। देखो मैं यहीं पर आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए। सबसे पहला है आपका सॉलिड। सॉलिड क्या होता है हमको पता है सर। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, अच्छा, इसको हम इधर पढ़ ही लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सॉलिड स्टेट की। तो आप लोगों को पता है कि जो सॉलिड स्टेट में क्या होता है सर, इनका शेप एंड वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी इनकी नहीं होती है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं पार्टिकल्स के अंदर मोशन, पार्टिकल्स के बीच मोशन प्लस खाली जगह, दोनों ही बहुत ही कम रहती है, बिल्कुल भी ना के बराबर। ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे बढ़ते हम सॉलिड के बाद लिक्विड। ठीक है। लिक्विड क्या होता है सर, इसका शेप जो है वो डेफिनेट नहीं है, लेकिन वॉल्यूम जो होता है, सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा पेन टेप अटक रहा है आज। जो शेप होता है वो तो फिक्स नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि सर अगर 1 लीटर पानी है ना मेरे पास, अगर 1 लीटर पानी है और उसको मैं बोतल में भरूंगा तो वो बोतल के शेप का हो जाएगा। उसको मैं फर्स्ट में फ्लोर पे डाल दूंगा तो फ्लोर में हो जाएगा। अगर इस बीकर में डाल दूंगा तो इसके जैसा हो जाएगा, इसमें डालेंगे तो इसके जैसा हो जाएगा, है ना। तो लिक्विड का शेप नहीं होता, लेकिन पानी तो हर जगह क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है। इनके बीच में क्या होता है सर, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में वाइब्रेशन, ठीक है, प्लस मोशन होता तो है, और स्पेस खाली जगह। ठीक है। इसमें तो ना के बराबर होती है, इसमें होती है लेकिन कुछ कुछ होती है। ठीक है। मीडियम रहता है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा। ठीक है। इसके बाद होती है गैस। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं गैस। गैस के बारे में क्या होता है सर, आपको पता होना चाहिए, ना तो इसका शेप फिक्स होता है, ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है। जिसको इसमें जिस बीकर में डालेंगे, जितनी जगह छोड़ते हैं उतनी जगह में उतनी जगह को कवर कर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है। आगे अगर मैं बात करता हूँ सर, पार्टिकल्स के बीच में मोशन प्लस वाइब्रेशन प्लस खाली जगह स्पेस, है ना, ये क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। क्लियर है। इसके बाद प्लाज्मा होता है, बोस एंटीस्टीन कंडेंसर होता है। प्लाज्मा आपको पता है कि सन का मैटर होता है, बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर का जो भी मैटर होता है, जैसे लावा, एक तरह से प्लाज्मा में आता है। ठीक है। फिर आता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको क्या बोला जाता है, इसमें क्या होता है सर, गैस है ना, उस गैस की जो डेंसिटी डेंसिटी इतनी कम है, बहुत ज्यादा कम डेंसिटी वाली एक गैस लेते हैं, और इसको एक्सट्रीम जीरो टेम्परेचर पर हम क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, बिल्कुल ही सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जिसको बोलते हैं। तब जाके हमको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट मिलेगा। इसकी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको
हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये होता है आपका बेसिक। यहाँ तक समझ में आई कहानी? आगे बढ़े, चलो। आगे बढ़ते हैं सर। हमारा सॉलिड लिक्विड गैस हो गया। अब हम केमिकल में प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। प्योर सब्सटेंस होता है हमारा दो टाइप का। पहला है आपका एलिमेंट। ठीक है, क्या होता है सर एलिमेंट? ध्यान रखना, ऐसे मेटर मेटर जो क्या होते हैं सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं, जिसके अंदर सेम टाइप्स ऑफ एटम होंगे, उसको हम क्या बोल देते हैं? एलिमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर कोई भी दूसरा एटम नहीं मिलता। ठीक है। ठीक है, जितने भी रासायनिक आपके सॉरी जितने भी केमिकल मटेरियल हैं, सारा के सारे किस में आते हैं? आपके एलिमेंट्स में आते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स के बाद आता है आपका कंपाउंड। कौन आता है सर? कंपाउंड। कंपाउंड में आपको ध्यान रखना है, कंपाउंड क्या होता है सर? जिसमें दो या दो से ज्यादा। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है? जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट लगे होते हैं बनने में। ठीक है, और ध्यान रखना, जो कंपाउंड का नेचर होता है ना, कंपाउंड का जो नेचर होता है, कैन बी ऑपोजिट और डिफरेंट, कैन बी ऑपोजिट और डिफरेंट फ्रॉम एलिमेंट्स। अब सर इसका मतलब क्या हो गया? जैसे मैं कंपाउंड बनाता हूँ H2O, पानी, जैसे मैं कंपाउंड बनाता हूँ CO2, कार्बन। तो यहाँ पर आप देखो, पानी सॉरी हाइड्रोजन जो है फ्यूल की तरह काम करता है, ऑक्सीजन भी आग को लगाता है। कार्बन फ्यूल के काम करता है, ऑक्सीजन आग को लगाता है। लेकिन पानी वाटर क्या करता है? आग को बुझाने में काम आता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या कर देता है? फायर को खत्म करने में काम करता है। तो जो कंपाउंड होते हैं ना, इसमें आपको ध्यान देना है, बनने वाला जो कंपाउंड होता है दो एलिमेंट्स के, उसकी प्रॉपर्टी अलग ही लेवल पे होती है और इन दोनों एलिमेंट से अलग निकलती है। ठीक है, बेसिक कंपाउंड और मिक्सचर में ये डिफरेंस होता है। मिक्सचर में क्या होता है? प्रॉपर्टी एक डिफरेंट नहीं होती है ना, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो उसी पे डिपेंड करती है। जैसे आपने मिक्सचर में आपने मान लो कि शुगर का पानी बनाया है ना, वह पानी के अंदर शुगर का आपने एक मिक्सचर बनाया और उसको पी रहे हो, तो उसमें प्रॉपर्टी अलग से नहीं आएगी कि वो नमकीन लग रहा है आप लोगों को, खट्टा लगेगा, नहीं, वो मीठा ही लगेगा, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। लेकिन कंपाउंड के पास क्या होता है? प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। बस आपको ये बेसिक डिफरेंस याद रखना है मिक्सचर और कंपाउंड में। ठीक है, क्योंकि मिक्सचर की भी सेम डेफिनेशन होती है, जिसमें सर दो या दो से ज्यादा आपके क्या होते हैं? एलिमेंट्स या मेटर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मिक्सचर पर। सर मिक्सचर आपका क्या होता है? जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स लगे होते हैं या मटेरियल लगे होते हैं। इनका ध्यान रखना है कि इसका क्या होता है? खुद का कुछ, अच्छा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इनके पास खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है। ठीक है, डू नॉट हैव देयर ओन प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, है ना, लेमन वाटर। ठीक है, आपका शुगर वाटर, है ना, सॉल्ट वाटर, ये सब इसके मिक्सचर के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है सर, दो तरह का होता है, एक होता है आपका होमोजेनस और दूसरा होगा हेट्रोजेनस। अब ये होमोजेनस और हेट्रोजेनस क्या होता है? पहले पढ़ते हैं होमोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर ऐसा होता है सर जिसमें पार्टिकल्स को हम नहीं देख सकते। ठीक है, खुली आंखों से हम पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, देख सकते। उसमें क्या होता है? होमोजेनस आपका वो मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल शुगर विथ वाटर, अगर मैंने कंप्लीटली मिला दिया है, तो आपको नहीं पता चलेगा कि यार इसको देख के कि ये तो शुगर वाला पानी है, नहीं। ठीक है, जैसे इसको एक और एग्जांपल में लिखता हूँ, सॉल्ट वाटर। आपने अगर पानी में नमक घोल दिया तो आप उसको देख के नहीं बता सकते कि पानी में नमक है। क्लियर हुआ क्या? ओके। सेकंड होता है आप लोगों का हेटेरोजेनस मिक्सचर।
ठीक है। अब ये हेटेरोजेनस मिक्सचर में क्या होता है? तो सर जो आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, हम क्या कर सकते हैं, कैन सी पार्टिकल्स इजीली विथ अवर नेकेड आई। नेकेड आई। ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप ले लो, वाटर प्लस ऑयल, एयर प्लस सॉइल, है ना, मिट्टी वगैरह जब हवा में उड़ती है तो हमको क्लियरली दिख जाती है। इसमें एक कहानी आपको और याद रखनी, मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट। ठीक है। आपको ध्यान रखना है, देखो इसकी स्पेलिंग कम है, छोटी है, इसकी ज्यादा है, तो बस जो ज्यादा क्वांटिटी में रहता है वो आपका क्या रहता है, सॉल्वेंट रहता है। जो कम क्वांटिटी में रहता है वो आपका सॉल्यूट रहता है। जैसे वाटर आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, और शुगर या फिर सॉल्ट, ये क्या हो जाएंगे, आपके सोल्यूट में आते हैं। यहाँ तक कहानी समझ में आई क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस केमिस्ट्री के। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रोसेस आपकी आती है सर, वेपोराइजेशन। कौन सी होती है वेपोराइजेशन, क्या काम आती है, क्या होता है सर, पढ़ेंगे। ठीक है, वेपोराइजेशन में क्या होता है सर, किसी भी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचा के जब हम उसको क्या कर देते हैं, वेपर बना देते हैं, तो वो आपका क्या होता है, वेपोराइजेशन होता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, समुद्र से जब नमक बनाया जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, पानी के गड्ढे में छोटे छोटे गड्ढे में पानी को भर दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद पानी आपका वेपोराइजेशन होकर ऊपर उड़ जाता है और वहां पर आपका सॉल्ट बन जाता है। ये होता है आपका वेपोराइजेशन। ठीक है। सेकंड प्रोसेस हो जाएगी आपका कंडेंसेशन। क्या हो जाएगी सर, कंडेंसेशन, ये हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है। कंडेंसेशन क्या होता है सर, किसी भी वेपर को जब ठंडा करेंगे, वेपर टू लिक्विड कन्वर्शन, तो यही क्या होता है, आपका कंडेंसेशन में होता है। आप जैसे आपको पता है कि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, लिक्विड बन जाते हैं, और लिक्विड पार्टिकल जो होते हैं वो क्या बन जाते हैं, गैस पार्टिकल्स। और अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूंगा, ठीक है, तो गैस से लिक्विड बना सकते हो, लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं, बस यही है। अगर मैं वेपर को, भाप को क्या कर दूं, ठंडा कर दूं, तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, कंडेंसेशन। ठीक है। नेक्स्ट होता है आपके पास सब्लिमेशन। ठीक है, ये क्या होता है सर, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में आपको ध्यान रखना है कि सीधा क्या होता है सर, जो आपका सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड टू सीधा डायरेक्ट वेपर बन जाता है, लिक्विड नहीं बनता। इसका एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, बर्निंग ऑफ कम्फर, कपूर का जलना। आपने देखा होगा कपूर को जलाते हैं तो लिक्विड नहीं होता, वो सीधा क्या होता है, आपका गायब होने लगता है। ठीक है। इसके बाद होता है आपका डिस्टिलेशन। ठीक है। अब ये डिस्टिलेशन थोड़ा सा समझना, सर डिस्टिलेशन कैसी प्रोसेस होती है, तो सर इसमें क्या होता है आपका, वेपोराइजेशन प्लस कंडेंसेशन दोनों होता है। वेपोराइजेशन प्लस आपका कंडेंसेशन दोनों होता है। फर्स्ट आप वेपोराइजेशन करते हो, ठीक है, प्लस फिर सेकंड आप क्या करते हो, उसका कंडेंसेशन करते हो।
इसमें किसी लिक्विड को पहले तो गर्म करके भाप बना दो, फिर उसको वापस से ठंडा करके लिक्विड बना दो। ये कहानी कहाँ होती है सर आपका? इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने देखा होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक टर्म सुना होगा आपने कभी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपका कहाँ होता है सर? ये डीजल पेट्रोल, पेट्रोलियम जो ऑयल होता है उसके उसको निकालने के लिए फ्रैक्चर, देखो एक क्रूड ऑयल होता है, उस क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम निकलता है, आपका डीजल निकलता है, केरोसिन निकलता है, पेट्रोलियम जेली निकलती है, एलपीजी निकलती है ना? तो उसको अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल करके अलग अलग ठंडा करके इस तरह से उसका होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आप लोगों का वेपर कन डिस्टिलेशन। ठीक है, जैसे इससे क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। ठीक है, आप लोगों ने अत्तर जो इत्र बनता है उसको देखा होगा कभी है ना? तो उसमें भी क्या होता है, जैसे एक बड़े से पोर्ट में वो क्या करता है, जैसे गुलाब, हम बड़े बड़े से पॉट में, एक बर्तन में गुलाब की पत्तियां रख देंगे और उसको क्या कर देंगे, जलाना शुरू कर देंगे। अब यहाँ से जो उसकी वेपर भाप बन के आएगी, उस भाप, ये क्या हो गया, फर्स्ट हमने प्रोसेस क्या लगाया, वेपराइजेशन का। अब जो वेपर बन के आ रहा है, फिर उस वेपर को क्या करते हैं, ठंडा करके छोटी सी कांच की बोतल में हम कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। सेकंड क्या हो रहा है, उस वेपर, सॉरी, उस वेपर को ठंडा कर रहे हैं ना, ये कंडेंसेशन। तो यही आपकी कहानी देखने को मिलती है। क्लियर हुआ क्या? अच्छा, एक और आपको यहाँ पर अलग करने की प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो है ना, तो क्रिस्टलाइजेशन का यूज कहाँ होता है समझना, थोड़ा सा बहुत ही सिंपल है। आपने कभी शुगर बनते देखा है? आपने पता होगा कि सर जो शुगर होती है वो शुगर केन के जूस से बनती है, गन्ने के जूस से बनती है ना? तो क्या होता है, जब किसी भी लिक्विड में, ठीक है, जब किसी लिक्विड में सॉलिड की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है, तब हम क्या करते हैं, इस क्रिस्टलाइजेशन का यूज करते हैं, जिसमें लिक्विड को गर्म करके वेपर बना के उड़ा दिया जाता है और उससे जो है हमारे पास सॉलिड के क्रिस्टल्स निकलते हैं। जैसे आपका सॉल्ट पानी, जैसे आपका शुगर, ये दोनों क्रिस्टलाइजेशन से ही बनते हैं। ठीक है क्या? यहाँ तक कहानी समझ में है क्या? एक लास्ट होती क्रोमेटोग्राफी। ठीक है सर, ये क्या होती है? तो क्रोमेटोग्राफी जो होती है ना, आप लोगों को इसको ध्यान रखना है आपको। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, जब एक आपका कोनो सॉल्वेंट हो और उसमें बहुत सारे क्या हो, सॉल्यूट्स हो, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं, अलग अलग केसेस पे अलग अलग। सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल आप देखोगे, टॉक्सिक टॉक्सिक सब्सटेंस, यहाँ भी मैं बात करूँ, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। डॉक्टर सालू के आपने देखा होगा है ना, फेमस हमारे इंडिया के, बहुत वर्ल्ड फेमस जो है साइंटिस्ट ने, डॉक्टर हुए हैं, आप लोगों ने सुना होगा। तो वो क्या करते हैं, वो इसी क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। आप कभी यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा, एक ही तरह के मिक्सचर से अलग अलग चीजें कैसे निकालते हैं क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, आपको पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब यहाँ पर मैं हमने अभी जस्ट मिक्सचर पढ़ा, ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट मिक्सचर और उनके केमिकल नाम बताता हूँ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ओके, सम इंपॉर्टेंट मिक्सचर्स एंड कॉमन नेम जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, ब्लैक से शुरू करते हैं। फर्स्ट आपका होता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, अच्छा पहले मैं नाम लिख, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के बाद आता है आपका बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा।
ठीक है। इसके बाद होगा आपका वॉशिंग पाउडर निरमा, है ना, निरमा नहीं। वॉशिंग पाउडर केमिकल नेम क्या होता है, एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है। इसके बाद होता है आपके पास ब्लू विट्रोल, ब्लू विट्रियोल। फिफ्थ होता है आपके पास जिप्सम। ठीक है। सिक्स्थ होता है आपके पास इप्सम। दोनों में से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है। फिर होता है आपका कॉमन सॉल्ट, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अगर ये नहीं पता है तो बहुत गड़बड़ की बात हो जाएगी। फिर होता है आप लोगों का लाइम वाटर, है ना, चूने का पानी है, इसको बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं हिंदी में भी लोग। ठीक है। फिर चूने का पत्थर, लाइम। फिर होता है आप लोगों का हेवी वाटर, है ना। फिर होता है आप लोगों का, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्विक सिल्वर। ठीक है। इसके बाद होता है आप लोगों का प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। इसके बाद होगा आप लोगों का स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, है ना। और नेक्स्ट होगा आप लोगों के पास ड्राई आइस। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत इजी है। चलो शुरू करते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, सॉरी हाइपोक्लोराइट। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। बेकिंग पाउडर, सर ये होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाय कार्बोनेट। ठीक है। फिर होता है आपका वॉशिंग पाउडर, ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। ब्लू विट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर सल्फेट को बोला जाता है ना। फिर होता है आपका जिप्सम, ये होता है सर कैल्शियम सल्फेट। फिर होता है इप्सम, ये होता है आपका मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। लाइम आपका ये भी क्या होता है, चूने का पत्थर जिसको बोलते हैं, ये होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। फिर होता है आपके पास हैवी वाटर, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब इसको हम पढ़ेंगे। क्विक सिल्वर, ये होता है सर आपका मर्क्यूरी। ठीक है। फिर होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है। स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ड्राई आइस, ये क्या होती है आपकी CO2। ठीक है। सॉलिड फॉर्म में CO2 को ही क्या बोलते हैं हम, ड्राई आइस बोलते हैं। यहाँ तक कहानी समझ में आई क्या। ठीक है। अब हम कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं रिगार्डिंग अवर वाटर। ठीक है। सर वाटर में क्या होता है, सर वाटर तो नॉर्मल है ना, है ना। थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी इधर उधर से पानी से। ठीक है। फर्स्ट
ध्यान रखना, पानी जो होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड से बंधा होता है। कोवेलेंट बॉन्ड से बंधा होता है। इसमें सर दो हाइड्रोजन होते हैं और आपका एक कौन होता है, ऑक्सीजन। ठीक है। वाटर जो होता है ना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीजें क्या हो जाती है, घुल जाती है। ठीक है। ध्यान रखना है, प्योर वाटर जो होगा आप लोगों का, वो क्या होता है सर, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। प्योर वाटर जो होता है वो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप लोगों का, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सर, है ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है, और आपका 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर पर। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सर, डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहेगी, मैक्सिमम, और -4 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहेगी, मिनिमम। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, सर ये एक कॉमन ऑक्साइड है। ठीक है, मतलब क्या है कि सर ये एसिड प्लस बेस दोनों के जैसा काम करता है। ठीक है। और आगे मैं बात करता हूँ, सर इसका लिटमस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ये कौन होता है, आपका अपना प्यारा सा पानी। ठीक है, वाटर। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, पानी आपका दो तरह का होता है सर। एक होता है आपका, यहीं पे लिख देते हैं दोनों तरह के पानी। एक होता है आपका सॉफ्ट वाटर, और एक होता है आपका हार्ड वाटर। क्या होता है सर, समझते हैं। पहले यहाँ पर मैं बताता हूँ सॉफ्ट वाटर के बारे में। सॉफ्ट वाटर जो होता है, ठीक है, ऐसा पानी होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं। प्लस ये क्या करता है सर, सोप के साथ बहुत अच्छे से झाग देता है, घुल जाता है। ये होता है आपका सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है सर, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होगा। ठीक है। और जो क्या करता है आप लोगों का, ठीक है, इजीली सोप इसके अंदर नहीं घुलती है। ठीक है। ये होता है। अब ये पानी की जो हार्डनेस है, उसके बेसिस पर भी पानी दो तरह का होता है सर, है ना। हार्डनेस के ऊपर मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपका हार्डनेस, और ये टू टाइप्स की होती है। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं सर। एक होती है परमानेंट हार्डनेस, और एक होती है आपकी टेम्पोररी हार्डनेस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेम्पररी हार्डनेस के बारे में। ठीक है। सर ये जो होती है ना टेम्पररी हार्डनेस, ये टेम्पररी होती है, और बॉईल करने से क्या होती है, क्लियर हो जाती है। ठीक है। ये किसके कारण होती है, आपको ध्यान रखना है सर। ये होती है आपके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होगी। जस्ट अ मिनट। ठीक है। इसके अंदर जो हार्डनेस होती है ना, टेम्परेरी हार्डनेस, ये होती है सर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का आपका बनता है HCO3 ट्वाइस। ठीक है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, और आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3 ट्वाइस बाइकार्बोनेट। ठीक है। ये होती है आपकी टेम्पररी हार्डनेस। अब मैं बात करता हूँ परमानेंट हार्डनेस की। ठीक है। तो परमानेंट हार्डनेस जो होती है, ये क्या होता है सर, बॉईल करने पर भी जो है दूर नहीं होती। ठीक है। इसमें क्या होता है आप लोगों का, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इसमें सारी चीजें रहती है। ठीक है। CaCl2, MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट CaSO4, इनके कारण ये आपकी परमानेंट
जो है हार्डनेस होती है। परमानेंट हार्डनेस को जो है दूर करने के लिए, ठीक है, या तो आप लोग सोडियम कार्बोनेट का यूज करो। ठीक है, जैसे हम लोग फिटकरी यूज करते हैं, आप लोगों ने घर में देखा होगा, पोटाश एलम जिसको हम बोलते हैं केमिकली। ठीक है, एलम भी आपको याद रखना है, पीछे वाले में हमने एलम नहीं पढ़ा है शायद। ठीक है, हाँ, यहाँ पर आपको एक और याद रखना है, एलम। एलम जो होता है, ये होता है आपका पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट के कारण होती है, और इसी को परमानेंटली आपका अगर मैं बात करूं, जो आपका परमानेंट हार्डनेस वाला पानी होता है, इस पानी को अगर ड्रिंकिंग वाटर में आपको कन्वर्ट करना है, ड्रिंकेबल वाटर बनाना है इसको, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, आप लोगों को पता है, आरओ, है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, ये थी कहानी आप लोगों के पानी की। क्लियर हुआ? तो थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। सेकंड पार्ट में आपका मेटल नॉन मेटल और कुछ एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों का बची हुई चीजें। ठीक है, ये सारा हम किस में कवर करेंगे आप लोगों का, सेकंड पार्ट में। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, बाय।